Now we will extend our lecture today. We will complete module 2 of this unit, unit 7, soil investigation and soil exploration. In this unit, basically we will understand what are the different types of soil sample we get from boring or direct excavation through the pit formation. So one by one we will understand, and at the last we will see the values of SPT and how those SPT values are related with different properties of the soil, such as density, friction angle, and unconfined compressive strength. Now, in this first slide, we'll analyze what are the different types of samples that we actually get or receive from sampler. तो बोरिंग करने के समय हम लोग जो सैंपल कलेक्ट करते थे विद द हेल्प ऑफ सैम्पलर्स, वो सैंपल जो है वो कितने तरीके के होते हैं बेसिकली. तो बेसिकली वो दो तरह के सैंपल होते हैं. एक पहला सैंपल होता है वाटर अनडिस्टर्ब्ड सैंपल, और दूसरा सैंपल जो होता है वो होता है डिस्टर्ब्ड सैंपल. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अनडिस्टर्ब्ड सैंपल एंड द सेकंड इज डिस्टर्ब्ड सैंपल. एक्चुअली सैंपल के तीन प्रॉपर्टीज होते हैं. पहला प्रॉपर्टी जो होता है उसको कहते हैं उसका मिनरल कंपोजिशन, MC, मिनरल कंपोजिशन. दूसरा जो उसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है वाटर कंटेंट, WC. और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, मतलब जो उसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है. तो जो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल होता है उसमें का सॉइल का तीनों प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है. मतलब मिनरल कंपोजिशन जो अंदर में था, बाहर में जो सैंपल निकाला सेम है. जो वाटर कंटेंट अंदर में सॉइल सैंपल का था, बाहर हमने जो निकाला वो भी सेम है. और तीसरा जो स्ट्रक्चर भी है वो भी मॉडिफाइड नहीं हुआ है, मतलब स्ट्रक्चर भी सेम तरह का है. तो इस तरह के सैंपल्स को हम लोग बोलेंगे अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स. एक्चुअली अनडिस्टर्ब्ड सैंपल इज फिजिकली नॉट पॉसिबल, बिकॉज जब भी आप बोरिंग करते हैं या पिट ओपन एक्सकवेशन करते हैं तो वहाँ उसका जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं मॉडिफाई हो ही जाता है, उसका नेचुरल स्ट्रक्चर. तो नो सैंपल्स आर ट्रूली अनडिस्टर्ब्ड. बट हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी में डिस्टर्बेंस की मात्रा कम हो तो वी विल कॉल इट अनडिस्टर्ब्ड. बट वी शुड अंडरस्टैंड दिस, देयर इज नो एनी सैम्पलर which is giving totally or purely undisturbed samples. So basically if this was example of undisturbed sample, then what would be the example of disturbed sample? Disturbed sample में भी दो तरह का सब डिवीजन है. पहला जो डिवीजन है वो है नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, और दूसरा जो सब डिवीजन है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. जो नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है वो है मिनरल कंपोजिशन, वाटर कंटेंट और स्ट्रक्चर तीनों मॉडिफाई हो जाता है. मतलब कि जो एक्चुअली लेयर के अंदर सॉइल ग्राउंड के अंदर जो था, जब बाहर निकाले तो उसका मिनरल कंपोजिशन भी चेंज हो गया, उसका वाटर कंटेंट भी आपने चेंज कर दिया, और जो उसका स्ट्रक्चर आपने चेंज था वो भी आपने चेंज कर दिया. तो मतलब वो काम का वो सैंपल हुआ नहीं, इसीलिए इसको किसी भी तरह के टेस्ट में यूज नहीं करते हैं. ठीक है. दूसरा एक सैंपल है डिस्टर्ब सैंपल का जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बेसिकली जो डिस्टर्ब सैंपल ही है, इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर कंपोनेंट है वो चेंज होता है खाली, बाकी जो वाटर कंटेंट है और जो मिनरल कंपोजिशन है वो अनचेंज रहता है. और ये फिजिकली पॉसिबल भी है, क्योंकि जब भी आप बोरिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ उसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्बेंस होती है. तो इस वजह से जो ये सैंपल है, जो बेसिकली हम लोग अगर बहुत सावधानी से सैंपल को निकालें तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ही निकलता है. ठीक है. और ये सैंपल को हम लोग बहुत जगह यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉइल क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, परमेबिलिटी टेस्ट.
ठीक है। तो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ही फिजिकली हमारा एक तरह का अनडिस्टर्ब्ड सैंपल है, क्योंकि प्योरली अनडिस्टर्ब्ड सैंपल पॉसिबल नहीं है किसी भी सॉइल एक्सप्लोरेशन मेथड से निकालना, क्योंकि जब भी आप सॉइल को एक्सप्लोर करेंगे, कोई भी टेक्निक यूज करेंगे, देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस एटलीस्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, एंड सॉइल स्ट्रक्चर विल हैव अ मॉडिफिकेशन, सॉइल स्ट्रक्चर में एक मॉडिफिकेशन होगा। नाउ एज पर योर सिलेबस यू शुड नो कि हमारा जो बोरिंग करते हैं या जो हम लोग सॉइल एक्सप्लोर करते हैं वो किस तरह से उसकी स्पेसिंग होनी चाहिए एक बोरिंग करने से दूसरे बोरिंग के बीच में, और एक जो बोरिंग करेंगे उसमें मिनिमम उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। प्लस हम अगले स्लाइड में ये भी देखेंगे कि नंबर ऑफ बोरिंग, मतलब कितना बोर हमको करना चाहिए कौन से स्ट्रक्चर के लिए। वी विल सी दैट इन नेक्स्ट स्लाइड। तो बेसिकली आप ये साधारण सी बातें जान के रखिए कि आपकी जो बोरिंग डेप्थ है, अगर कोई बिल्डिंग है जिसकी 30 मीटर लेंथ है, विड्थ है, तो उसकी जो स्टोरेज है, कितने स्टोरेज का है, सिंगल स्टोरेज है, डबल है, ट्रिपल है, 4 स्टोरेज है, 5 स्टोरेज है, उसके हिसाब से उसकी बोरिंग डेप्थ देखिए। जैसे जैसे कि स्टोरेज आपकी बढ़ती जा रही है, बोरिंग डेप्थ भी बढ़ते जा रहा है। सिंगल स्टोरेज के लिए 3.5 था, 5 स्टोरेज के लिए 24 मीटर था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अलग अलग जैसे जैसे आपकी स्टोरेज बढ़ रही है, उसी तरह से आपकी जो बोरिंग डेप्थ बढ़ रही है। ये तो हो गया कि कितना आप बोरिंग डेप्थ किए। दूसरा जो ये है स्पेसिंग, कि एक बोरिंग और दूसरे बोरिंग के बीच कितना जगह, कितना स्पेसिंग रहना चाहिए, वो भी हमारा आईएस कोड, ये एक्चुअली ये जो कोड है ये आपने तो लिखा नहीं, ये आईएस कोड का क्लॉज है, और वी यूज दिस क्लॉज एज अ बेंचमार्क, एज अ बेस टू कैरी आउट आवर सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड सॉइल इन्वेस्टिगेशन एट द साइट। तो ये जो आपने देखिए अलग अलग तरह के जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे कहीं मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन रहा है, या 1 स्टोरेज इंडस्ट्री प्लांट बन रहा है, या हाईवेज बन रही है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, डैम्स एंड डाइक्स हैं, उसमें स्पेसिंग, मतलब एक बोरिंग होल से दूसरे बोरिंग होल के बीच क्या स्पेसिंग होनी चाहिए। देखिए मल्टी स्टोरेज में 10 to 30 मीटर, 1 स्टोरेज इंडस्ट्रियल में 20 से 60 है, हाईवेज में 250 से 500 के बीच में है, रेसिडेंशियल सब डिविजन में 250 से 800 के बीच में है, और आपकी डैम्स और डाइक्स के बीच में 40 से 80 के बीच में है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो आपकी स्पेसिंग है बोरिंग की वो किस तरह से वेरी कर रही है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ बोरिंग कितना होना चाहिए किसी भी साइट पे, किसी भी स्ट्रक्चर के काम करने से पहले, जब उसका हम सॉइल इन्वेस्टिगेट या सॉइल एक्सप्लोर करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेटरल एक्सटेंट ऑफ द एक्सप्लोरेशन, मतलब कितने दूर तक हम एक्सप्लोर करें और कितना नंबर ऑफ बोरिंग हो। तो पहला केस है, देखिए जी, स्मॉल एंड लेस इंपॉर्टेंट, जो छोटा बिल्डिंग है या स्मॉल बिल्डिंग है, तो मान लीजिए वो छोटे बिल्डिंग के प्लान के बीच में कहीं सेंटर पे एक बोर होल देके हम लोग उसका इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट बिल्डिंग, जो थोड़ा कॉम्पैक्ट, जो इससे बड़ा बिल्डिंग हो, जिसकी एरिया है जो 0.4 हेक्टेयर के आसपास हो, तो 1 हेक्टेयर 10⁴ मीटर स्क्वायर होता है, यू शुड नो दिस। तो 0.4 हेक्टेयर कितना हुआ, 400 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया अगर हो, तो 5 इसमें करना है। 5 कैसे, 4 कॉर्नर, मतलब 4 कॉर्नर में करेंगे, 1 2 3 4 और एक सेंटर में करेंगे, ठीक है। लार्ज स्टोरेज बिल्डिंग में बहुत सारा जगह पे करेंगे, जहाँ पे आपको लगता है कि बिल्डिंग का वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और या आपको लग रहा है कि यहाँ पे सॉइल, आपको देखने से लग रहा है कि सॉइल जो है आपको वीक लग रहा है, या सॉइल का जो नेचर है वो अलग हो रहा है, तो वहाँ पे भी करेंगे। तो और या तो आपको लग रहा है कि जहाँ पे मेन लोडिंग आएगी, तो वहाँ पे बोरिंग आप जरूर करेंगे, और इसकी स्पेसिंग जो है 10 to 30 मीटर आप वेरी कराएंगे, 10 से 30 मीटर के बीच में। हाईवेज में जैसा रोड कंस्ट्रक्शन होना है, वहाँ पे जहाँ पे रोड आपका कंस्ट्रक्शन होगा, वहाँ पे सेंटर लाइन, मतलब ये सेंटर, ये जो लाइन होता है इसको सेंटर लाइन बोलते हैं, बीच वाला। तो अराउंड द सेंटर लाइन आप उसको बोरिंग को करेंगे। कितना आपके स्पेसिंग रखेंगे, 150 से 300 मीटर। कंक्रीट डैम में जो है आपकी जो बोरिंग की स्पेसिंग है वो कितनी रहेगी, 40 से 80 मीटर की तरफ। तो सो यू हैव टू कीप दीज
इम्पॉर्टेंट थंब रूल इन योर माइंड। आपको ये जो इम्पॉर्टेंट थंब रूल है ये आपको अपने दिमाग में रखना होगा। बेसिकली जब आप बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन के बाद जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो सॉइल एक्सप्लोरेशन के टाइम में यू हैव टू कीप दीज IS कोडल प्रोविजन इन योर माइंड, ताकि उसी के बेसिस पे उसी क्लॉज को लेके आप एक्सप्लोर करें और इन्वेस्टिगेट करें। नाउ अब हम लोगों को जैसे कि आप साइट पर चले गए, साइट पे जाने के बाद सबसे पहले क्या होता है कि एक फील्ड आइडेंटिफिकेशन होता है, फील्ड इन्वेस्टिगेशन जिसको कहते हैं। मतलब कि वैसा इन्वेस्टिगेशन, वैसा टेस्टिंग जिसमें आपको किसी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट की ज़रूरत ना पड़े, कोई आपको इक्विपमेंट या लैब में ले जा के सॉइल को टेस्ट ना करना पड़े। मतलब देख के थोड़ा सा कुछ फिजिकल उसके कैरेक्टरिस्टिक को देख के आप अगर सॉइल के बारे में कुछ पता कर पाए तो उसी को हम लोग कहते हैं फील्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो इन जनरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सॉइल इन फील्ड इज लिमिटेड टू द कलर, टेक्सचर एंड प्लास्टिसिटी। किस कलर का है, क्या टेक्सचर और प्लास्टिसिटी है, तो उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि मोर और लेस बता सकते हैं कि सॉइल जो है किस तरह का है। ये मेजर किसी बिना मेजर इक्विपमेंट के, बिना हेल्प के इसको किया जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू डू जनरल असेसमेंट ऑफ द साइट ड्यूरिंग फील्ड रिकॉग्निशंस एंड ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ वर्क। तो आप जनरली जब साइट पे सबसे पहली बार जाते हैं अर्लियर फेज में, तो आप जनरल असेसमेंट कर सकते हैं कि किस तरह का सॉइल है, ये प्लास्टिक सॉइल है क्या, या क्लेई सॉइल है क्या, या सैंडी सॉइल है। तो उस सारे मेथड्स को हम लोग फील्ड आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, समटाइम दीज टेस्ट में बी सफिशिएंट फॉर द ऑर्डिनरी वर्क, ऑर्डिनरी वर्क के लिए सफिशिएंट हो सकते हैं, बट इन द मोस्ट केसेस इट इज़ एन एड। मतलब ये चूंकि ये डिटेल्ड में नहीं है, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक को पूरी डिटेल में नहीं बताता, तो ये एड की तरह काम करेगा। लेकिन प्रॉपर आप बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए सिर्फ फील्ड आइडेंटिफिकेशन पे आप सॉइल के नेचर को नहीं बता सकते। तो प्रिसाइज, सो यू नीड अ डिटेल्ड एंड प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन, और एक बहुत ही मेटिकुलस केयरफुल आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, मतलब एक्सप्लोरेशन प्रोसेस का जरूरत है, जिसमें आप साइट पे भी टेस्ट करते हैं, प्लस सैंपल को लाके लैब में भी टेस्ट करते हैं, उसके बाद साइट के बारे में बताते हैं कि इसकी स्थिति क्या है, इसकी कंडीशन क्या है। नाउ वी विल सी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फील्ड आइडेंटिफिकेशन। हम लोग देखेंगे कुछ जो इम्पॉर्टेंट फील्ड आइडेंटिफिकेशन है सॉइल के, एक एक करके हम लोग उसको देखते हैं। जो पहला टेस्ट है, द फर्स्ट टेस्ट इज टफनेस टेस्ट और प्लास्टिसिटी टेस्ट। बेसिकली इस टेस्ट से पता चलता है कि जो सॉइल है वो क्लेई है क्या, अगर क्लेई है तो क्या उसमें सिल्ट मिला हुआ है या बिल्कुल क्लेई नहीं है। इसी चीज के टेस्ट के लिए इसको हम लोग फील्ड पे जाते हैं। तो जैसे आप साइट पर जाएं, आप सॉइल को अपने हाथ में उठाएंगे, लेके आप क्या करेंगे, उसको सॉइल को प्रेस करेंगे अपने थंब और इंडेक्स फिंगर से। किसके ऊपर, पाम के ऊपर। कितने mm डायमीटर में, 3 mm डायमीटर में उसको रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सॉइल को लेके। अगर सॉइल, फर्स्ट केस देखिए ए, इफ द सॉइल रोल्ड इनटू 3 mm डायमीटर, अगर सॉइल रोल हो गया 3 mm के डायमीटर में, लगभग 3 mm, अब you will not be able to measure 3 mm accurately at the site. When you are required to roll into 3 mm, it means it will be near about 3 mm. 3 mm में अगर वो रोल हो गया और कोई क्रैक नहीं अगर आया सॉइल में, तो आप बोल दीजिए कि सॉइल जो है, लग रहा है कि सॉइल क्लेई है। You cannot be 100% sure, but you will say कि most probably the soil would be clay. केस बी, अगर आपने उसको रोल किया 3 mm डायमीटर में, रोल तो हो गया लेकिन जो है क्रैक आ गया उसके ऊपर, सॉइल के ऊपर, थ्रेड के ऊपर, तो बोलिए कि ये क्ले तो है लेकिन इसमें सिल्ट प्रेजेंट है, मतलब इट इज अ क्लेई सॉइल विद द सिल्ट। ओके, अब तीसरा में अगर सॉइल जो है रोल्ड ही नहीं हो पाया 3 mm डायमीटर में, तो बोलेंगे ये नॉन प्लास्टिक है, मतलब इसके पास तो प्लास्टिक नेचर है ही नहीं। तो आप सीधे यू कैन से कि दिस टाइप ऑफ सॉइल इज सैंडी सॉइल, ये जो सॉइल है आपका, ये सैंडी सॉइल है। नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट टेस्ट। हमने टफनेस टेस्ट या प्लास्टिसिटी टेस्ट को समझ लिया है, हम लोग अपने नेक्स्ट टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। दिस इज ड्राई स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेकिंग टेस्ट। मतलब इसमें हम देखेंगे कि जो आपका सॉइल है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो इसमें हम उसको ब्रेक करके एक सॉइल के सैंपल को हम लोग
ब्रेक करके एट द साइट ही, हम तो इक्विपमेंट को का यूज नहीं करना है, ना ही हमको उसको लैब लाना है, बस साइट पर ही हम उसको मैनुअली तोड़ के देखते हैं कि वो टूटता है कि नहीं, और उसके टूटने के रिजल्ट पे हम लोग सॉइल करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। चलिए वी विल हैव द टेस्ट नाउ। अब देखिए इस टेस्ट में द ड्राई स्ट्रेंथ ब्रेकिंग टेस्ट इज नॉर्मली मेड ऑन अ पार्ट ऑफ सॉइल विच इज अलाउड टू कंप्लीटली ड्राई इन द एयर। मतलब उस सॉइल पे करते हैं जिसको आप पूरी अच्छी तरह से एयर में वो ड्राई हो जाता है। उसके बाद अटेम्प्ट किया जाता है, अटेम्प्ट्स आर मेड टू ब्रेक द ड्राइड पैट बिटवीन द थंब एंड द फिंगर। मतलब ये मान लीजिए ड्राइड आपने एक पैट बनाया था रेक्टेंगुलर, अब इसने थंब मतलब ऊपर ये थंब और नीचे फिंगर के बीच में इसको रख के तोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर ये जो है ब्रेक नहीं होता है तो आप बोलिए कि ये हाई प्लास्टिक क्ले है, इट इज़ वेरी हाई प्लास्टिक क्ले। इफ़ इट डजंट ब्रेक इट इज़ हाई प्लास्टिक क्ले। अगर आप हाथ के बीच में और अंगूठे और उंगली के बीच में रखे और प्रेस किए, प्रेस करने से अगर ये टूट नहीं रहा है तो बोलिए ये हाई प्लास्टिक क्ले है। दूसरा केस देखिए, अगर ये ब्रेक होता है विथ ग्रेट एफर्ट, टूटता तो है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फोर्स देने की जरूरत होती है, तो ये प्लास्टिक क्ले होगा। तीसरा केस, इफ इट कैन बी ब्रोकन एंड पाउडर्ड विथ ईज, ये बहुत आराम से टूट सके और पाउडर की शेप में आ जाए, तो ये आप बोलिए कि इट इज सिल्ट और सिल्ट विथ क्ले, ये सिल्ट है या सिल्ट विथ क्ले है। और हम लोग लास्ट में देखेंगे इफ द क्रम्बलिंग और पाउडरिंग विल अकर वाइल बीइंग पिक्ड अप बाय हैंड्स, कि अगर ये क्रम्बल और पाउडर हो गया हाथ में लेते के समय ही, तो आप बोलिए कि ये सिल्टी सैंड है। व्हाट यू विल कॉल इट इज सिल्टी सैंड, ये सिल्टी सैंड है। तो परहैप्स यू गॉट दिस ड्राई स्ट्रेंथ ब्रेकिंग टेस्ट। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टेस्ट, नेक्स्ट फील्ड टेस्ट, दैट इज शेकिंग टेस्ट और डायलेटेंसी टेस्ट। इसको कहते हैं हम लोग शेकिंग टेस्ट और डायलेटेंसी टेस्ट। बेसिकली ये टेस्ट जो है आपको क्ले और सिल्ट के डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या किया करते हैं कि सॉइल को जो थोड़ा सॉइल में हल्का, अगर वो ड्राई है तो उसको मॉइस्ट करते हैं, या मॉइस्ट सॉइल है तो कोई दिक्कत, उसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इट मॉइस्टन टू अ पुटी स्टेट, उसको थोड़ा पुटी स्टेट में बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको थोड़ा प्लास्टिक करने की कोशिश करते हैं। और एक पैट बनाया जाता है, मतलब पैट मतलब होता है एक टुकड़ा इस तरह का। अ पैट इज फॉर्म्ड आउट एंड प्लेस्ड ऑन द पाम ऑफ हैंड। अब मान लीजिए ये आपका हाथ है, अब हाथ में उस पैट को रखेंगे। माई स्केच इज नॉट सो गुड, अब ये इट्स नॉट लुकिंग योर फिंगर्स बट जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज योर हैंड। अब उस हाथ में आप रखेंगे उसको। द हैंड इज देन शेकन विग्रसली एंड इन बिटवीन इट इज स्ट्रिकन अगेंस्ट द हैंड, मतलब हाथ को आप अच्छे से विग्रसली मतलब जल्दी जल्दी उसको सेक कीजिए। ओके, नाउ सेक करने के बाद क्या होगा, इफ द सरफेस बिकम्स ग्लॉसी बाय राइजिंग ऑफ मॉइस्चर, अगर सरफेस जो है ग्लॉसी मतलब पानी का आपको कण अगर इसके सरफेस पे दिखने लगेगा, ओके, और जब आप फिंगर से इसको टच तो ये डिसअपियर अगर हो जा रहा है ये पानी का कण, तो इसका मतलब ये है सिल्ट है। ठीक। दूसरा केस, अगर आपका ये जो प्रोसेस है अपीयरेंस और डिसअपियरेंस ऑफ मॉइस्चर इज स्लो, अगर आप अपीयर हो रहा है पानी तुरंत और डिसअपियर होने में भी टाइम लग रहा है जब आप उसको टच कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये सिल्टी क्ले होगा। और तीसरा, जब रिएक्शन कुछ होगा ही नहीं तो ये क्ले ही होगा, मतलब पानी जो है ऊपर आएगा ही नहीं आपका टॉप सरफेस पे, तो ये क्या होगा, ये क्लेई सॉइल होगा। परहैप्स वी गॉट ऑल दीज important field identification test. Now we will see as per your syllabus we will see कि how to use the n value, SPT value हम लोग स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, निकालते हैं, आपको बताया था स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट कैसे करते हैं, हमने उस पर एक अलग से एक क्लास किया है। तो उस पर जो ये n वैल्यू निकल के आता है, उस n वैल्यू के बेसिस पे हमारा सॉइल का कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। सो वी विल सी इन द केस ऑफ सैंड एंड सिल्ट, आप देखिए n की वैल्यूज है लेस देन 4, 4 to 10, 10 to 30, 30 से 50, ग्रेटर देन 50। उस n के बेसिस पे जो है
आपका सॉइल का स्टेट है। अगर n की वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये वेरी लूज है, और n की वैल्यू जैसे बढ़ती जा रही है सॉइल जो होता है, सॉइल की डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है, वेरी डेंस हो गई। तो यू गॉट फ्रॉम दिस पॉइंट। नाउ यू सी अलग अलग n के वैल्यू पे फ्रिक्शन एंगल, ये जो फाई था जिसमें हमने शियर स्ट्रेंथ में पढ़ा था इसको फाई, ये जो अलग अलग n की वैल्यू के कारण शियर स्ट्रेंथ भी जो है शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर जिसको फ्रिक्शन एंगल बोलते हैं वो भी अलग अलग आ रहा है। देखिए लेस देन 4 के लिए 30 डिग्री है, 4 से 10 के लिए 30 से 32 डिग्री है, 10 से 30 के लिए 32 से 35 है, ग्रेटर देन 50 के लिए 38 डिग्री है। तो यू कैन सी जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है आपकी फ्रिक्शन एंगल की, ये डिग्रीज में है एक्चुअली, इट इज रिटन हियर इन द डिग्री, ये आपकी फ्रिक्शन एंगल की भी वैल्यू बढ़ रही है। तीसरा आप देखिए कि जैसे जैसे आपकी n की वैल्यू बढ़ रही है, यू सी जैसे जैसे आपकी n की वैल्यू यहां से रिलेटिव डेंसिटी भी देखिए बढ़ रही थी, रिलेटिव डेंसिटी भी आपकी सॉइल की बढ़ रही थी, यू कैन सी। तो फ्रॉम दीज n वैल्यू, n के वैल्यू के बेसिस पे आप देखिए एक n आपने एसपीटी टेस्ट किया और अपने सॉइल के कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लिया। हम अपने लास्ट स्लाइड में देखेंगे कि n की वैल्यू से आप अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जिसको QU कहते हैं, n की वैल्यू से अलग अलग n के वैल्यू पे भी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का एक चार्ट है, टेबल है, जहां से आप हम लोग निकाल सकते हैं। इन द लास्ट वी विल सी दैट। सो हियर यू सी कि अलग अलग n के वैल्यू पे कंसिस्टेंसी दी हुई है कि अगर 2 होगा तो सॉफ्ट होगा, 2 से 4 होगा तो 2 होगा तो वेरी सॉफ्ट, 2 से 4 सॉफ्ट, 4 से 8 मीडियम, 8 से 15 स्टीप, 15 से 30 वेरी स्टीप, ग्रेटर देन 30 वेरी हार्ड। और अलग अलग n के वैल्यू पे देखिए किलो पास्कल में अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, 2 के केस में लेस देन 25 एन, 25 टू 50 एंड सो ऑन, और 30 से ज़्यादा n का वैल्यू है तो उसकी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, 400। सो बाय दिस वे वी अंडरस्टूड कि n की अलग अलग वैल्यू से फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल कैसे इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने जो मॉड्यूल 2 भी है वी हैव फिनिश्ड, एंड यू कीप रिवाइजिंग ऑल योर जियोटेक, and whatever problems you will have, you post that in that group, we will have solution, and we will have doubt clearing classes also if it will be required. Till that you keep revising and update your note. Thank you very much.